आइए शुरुआत कर रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। पिछले 2 दिन, कल से लेकर 2 दिन तक पूरे देश की नजर इसी खबर पर थी। गंगा की गोद में आज योद्धा को विसर्जित कर दिया गया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जनरल बिपिन रावत की अस्थियों को बेटी कृतिका और तारिणी ने आज मां गंगा की गोद में प्रवाहित कर दिया। वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। लेकिन आज पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनरल बिपिन रावत को याद करते हुए क्या कुछ कहा, वो सुनिए। और ग्रुप कैप्टन वरुण जो जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं, प्रधानमंत्री ने उनके लिए क्या कहा, सुनिए जरा। जनरल बिपिन रावत को प्रधानमंत्री मोदी ने किया याद। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी का जाना बहुत बड़ी क्षति है। देश के योद्धाओं को पीएम का सलाम। राष्ट्र रक्षकों की इस धरती से देश के उन सभी वीर योद्धाओं को भी श्रद्धांजलि दे रहा हूं। ग्रुप कैप्टन वरुण के लिए दुआएं। मां पाटेश्वरी से उनके जीवन की रक्षा की प्रार्थना करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी जब देश के योद्धाओं को एयरपोर्ट पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे, तब हर एक देशवासी की आंखें नम थी। पीएम के चेहरे पर देश के वीर सपूतों के जाने का गम साफ पढ़ा जा सकता था। तब वो चुप थे और उनके परिवार को ढांढस बंधा रहे थे, लेकिन आज वो खुद को रोक नहीं पाए। जनरल बिपिन रावत जी का जाना हर भारत प्रेमी के लिए, हर राष्ट्र भक्त के लिए बहुत बड़ी क्षति है। हिंदुस्तान को इस क्षति की भरपाई करने में वाकई वक्त लगेगा, लेकिन ऐसे मौके पर पीएम का स्टेट्समैन जैसा संदेश देश के लिए भरोसा जगाता है और तमाम मुश्किलों से जूझने का जज्बा भी। भारत दुख में है, लेकिन हम ना अपनी गति रोकते हैं और ना ही हमारी प्रगति। भारत रुकेगा नहीं, भारत थमेगा नहीं। हेलीकॉप्टर हादसे में जनरल बिपिन रावत समेत 13 लोगों की जान चली गई, लेकिन आज भी एक योद्धा ऐसा है जो मौत को मात देने पर आमादा है। पीएम मोदी ने खुले मंच से ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के लिए भी दुआएं मांगी। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह जी का जीवन बचाने के लिए डॉक्टर जी जान से लगे हुए हैं। मैं मां पाटेश्वरी से उनके जीवन की रक्षा की प्रार्थना करता। देश आज वरुण सिंह जी के परिवार के साथ है। और आइए आपको बताने जा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ और खुले शब्दों में कहा, ग्रुप कैप्टन वरुण के लिए पूरा देश न सिर्फ दुआएं कर रहा है, बल्कि पूरा सिस्टम, पूरा तंत्र उन्हें सुरक्षित रखने, बचाने के लिए लगा हुआ है। आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरह न सिर्फ दुआओं का दौर जारी है, बल्कि प्रधानमंत्री ने क्या कहा और उसके बाद ग्रुप कैप्टन की फिलहाल स्थिति क्या है, देखिए जरा। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की हालत फिलहाल स्थिर बनी हुई है, जानकारी हमें मिल रही है। बेंगलुरु के कमांड अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। वरुण सिंह को इस वक्त लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया है और इसके अलावा उन्हें अगस्त में, आपको बताऊं, शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था। तेजस विमान में खराबी पर दुर्घटना को हवा में उन्होंने टाला था। पिता ने कहा है मेरा बेटा फाइटर है, जीतेगा जिंदगी की जंग। ये ग्रुप कैप्टन वरुण के पिता का कहना है। पिता थल सेना में कर्नल थे और छोटा भाई नौसेना में लेफ्टिनेंट। ये बता रहा है कि ग्रुप कैप्टन वरुण का पूरा परिवार किस तरह देश सेवा में लगा हुआ था। जरा देखिए, ग्रुप कैप्टन के बच्चे इंतजार कर रहे हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ग्रुप कैप्टन वरुण के एक बेटा है और एक प्यारी सी बेटी है। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो लगातार दुआओं और प्रार्थना कर रहे हैं। न सिर्फ खुद उनका परिवार बल्कि पूरा देश ग्रुप कैप्टन वरुण के जल्द से जल्द ठीक होने के लिए दुआएं कर रहा है। लेकिन इस दरमियान आपको बताने जा रहा हूं, कुछ ऐसी भी खबरें आई जिसने सभी को आहत किया और कुछ लोगों को इतना आहत किया कि उन्होंने, देखिए, जनरल का अपमान हुआ तो अकबर बन गए राम। यह है अकबर और अकबर ने अब
अपना धर्मांतरण करने का फैसला किया है। जनरल बिपिन रावत को लेकर आपको बताऊं कि अली अकबर, जिनकी तस्वीर मैं दिखा रहा हूं, ये अली अकबर डायरेक्टर हैं, इनका नाम अली अकबर है और अब इन्होंने नाम बदलकर राम सम्मन कर लिया है। क्यों? क्योंकि ये इस कदर कट्टरपंथियों के जश्न मनाने के जो सोशल मीडिया पर जवाब थे उससे आहत हुए, दुखी हुए और उसके बाद ये फैसला किया। देखिए जरा, आपको बताने जा रहा हूं अली अकबर कैसे राम बन गए। देखिए जरा, ये मैं आपको दिखा रहा हूं, अली अकबर ने इस्लाम छोड़ने का फैसला कर लिया, हिंदू धर्म अपनाएंगे अब अली अकबर। जनरल रावत पर कट्टरपंथियों के पोस्ट से दुखी थे, इस कदर पोस्ट आए, इन्होंने सिर्फ एक श्रद्धांजलि साझा की थी। जनरल की मौत पर कट्टरपंथियों ने जश्न मनाया, अली अकबर का कहना है इस, और दुख इस बात का है कि इस्लामिक धर्मगुरुओं ने इसका विरोध नहीं किया। अली अकबर इस बात से आहत हैं। अली अकबर ने नाम बदलकर राम सिम्हन रखा है और अली अकबर की पत्नी ने भी अपना धर्म बदल लिया है, लेकिन बेटियां, उनकी बेटियां हैं, बेटियों को धर्म बदलने के लिए मजबूर नहीं करेंगे अली अकबर, उनका यह कहना है। रिपब्लिक नेटवर्क ने खास अली अकबर से बात की, आइए आपको सुनवाते हैं अली अकबर ने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। जनरल का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, कट्टरपंथियों को कब आएगा ज्ञान, शहादत पर मजाक बर्दाश्त नहीं, जनरल का अपमान अकबर बन गए राम। I can't change them. I can change myself. So I'm living my religion. कट्टरपंथियों को मलयालम फिल्मों के डायरेक्टर अली अकबर ने करारा जवाब दिया। जनरल बिपिन रावत की शहादत पर सोशल मीडिया पर कुछ कट्टरपंथियों ने विवादित पोस्ट किए और ये पोस्ट किसी भी देश प्रेमी को मंजूर नहीं। मलयालम फिल्मों के जाने माने चेहरे अली अकबर इस पोस्ट से बेहद नाराज हुए। इमोजी वाले इन देश विरोधी पोस्ट को देखकर अली अकबर ने इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया। फेसबुक पर वीडियो शेयर कर नेशनल फिल्म अवार्ड विजेता ने अपना दर्द बयां किया। So many doping signals while the death of Rawat and our soldiers. It shaken me actually. It shaken me. I keenly observed the names of doping guys. Unfortunately, it is 99% of them are from my religion. So I take a decision. I can't change them. I can change myself. So I'm living my religion. दरअसल अली अकबर ने सीडीएस बिपिन रावत के निधन पर एक लाइव वीडियो बनाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी थी। उनका यह वीडियो कुछ कट्टरपंथियों को रास नहीं आया और इन कट्टरपंथियों ने हंसने वाली इमोजी शेयर कर दी। लेकिन अब अली अकबर ने अपना नाम राम सिम्हन रखकर इन कट्टरपंथियों को दिन में तारे दिखा दिए हैं। और आइए अब आपको बताने जा रहे हैं आखिर अली अकबर हैं कौन, इनका तारुफ आपको कराते हैं। तो अली अकबर के बारे में पूरी डिटेल यह है कि 20 फरवरी 1963 को केरल में इनका जन्म हुआ। मलयालम फिल्मों के ये बड़े डायरेक्टर हैं, नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिल चुका है इन्हें। इसके अलावा फिल्म निर्देशक के साथ राजनीति में भी सक्रिय हैं और केरल बीजेपी की प्रदेश समिति के सदस्य भी रह चुके हैं। अक्टूबर में अली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था बीजेपी से। 2014 में आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ चुके हैं अली अकबर। 2015 में अपने बयान से सुर्खियों में आए थे अली अकबर। उन्होंने कहा था कि जब वो छोटे थे, बचपन में मदरसे में यौन उत्पीड़न का आरोप अली अकबर ने लगाया था। 20 से ज्यादा फिल्मों को डायरेक्ट कर चुके हैं और इसके अलावा मालाबार विद्रोह पर फिल्म का ऐलान किया था अली अकबर ने। इसके बाद अली अकबर को धमकियां मिलनी शुरू हो गई थी। यह अली अकबर का तारुफ है। आइए आपको बताने जा रहा हूं। तो ये कुछ कट्टरपंथियों ने जो किया उससे आहत होकर अली अकबर ने यह फैसला लिया। लेकिन कुछ तस्वीरें, इसके बाद सख्ती, सरकार क्या सख्ती करने जा रही है। खबर यह कि जम्मू कश्मीर बैंक ने एक महिला कर्मचारी को निलंबित कर दिया क्योंकि उसने भी कुछ इस तरह का पोस्ट डाला था। राजस्थान पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर लिया क्योंकि उसने भी
इस तरह का आपत्तिजनक पोस्ट साझा किया था। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है और उत्तराखंड के सीएम ने कठोरतम कार्रवाई की चेतावनी दी है। तो यानी इस तरह का अपमान सहा नहीं जाएगा। लेकिन आपको दिखाते हैं कश्मीर से जो तस्वीरें आई वो देखिए जरा। ये तस्वीरें कट्टरपंथियों को देखनी चाहिए, किस तरह जनरल बिपिन रावत के लिए लोग बाहर निकले, कैंडल्स लेकर बाहर निकले और उनको श्रद्धांजलि दी। ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं, दूसरा आपको सुनाने जा रहा हूं कश्मीर की मस्जिद से बाकायदा जनरल बिपिन रावत के लिए दुआएं हुई। सुनिए जरा। या अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा, वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। बिपिन रावत साहब और उनकी पत्नी या अल्लाह बाकी जितने अफसरान उसमें गए गुजरे, या अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा, उनके साथ रहम का करम का मामला फरमा, उनके साथ करम का मामला फरमा। तो कट्टरपंथियों के शिकार अली अकबर पहले नहीं, इससे पहले आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही वसीम रिजवी ने भी धर्म बदला था। कट्टरपंथियों से किस कदर वो आहत थे, जरा देखिए तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए जब लगातार वो उन ताकतों के टारगेट पर रहे जो दरअसल कट्टरपंथ को बढ़ावा देती हैं। इसलिए वसीम रिजवी ने भी अपना नाम वसीम रिजवी से बदलकर नारायण कर लिया। और आइए आपको बताने जा रहे हैं वसीम रिजवी को भी इसी तरह टारगेट किया जा रहा था। वो क्या कह रहे थे, उन्होंने भी इसी तरह अपना धर्म परिवर्तन किया इस गुस्से में कि उन्हें लगातार टारगेट किया जा रहा था। आइए आपको दिखाने जा रहे हैं वसीम रिजवी पर आखिर क्या कहना है वसीम रिजवी का, उस दौरान क्या हुआ ये आपके सामने। वसीम रिजवी ने कहा मुझे इस्लाम से निकाल दिया गया, मैं कौन सा धर्म स्वीकार करूं मेरी मर्जी है। उन्होंने कहा हर जुमे की नमाज के बाद एक फतवा जारी हो जाता है, मेरा सिर काटने के लिए भी फतवा जारी होता है और ऐसे में मुसलमान खुद को कहने में मुझे शर्म आती है कि मेरे सिर काटने का भी फतवा जारी होता है। सनातन धर्म दुनिया का पहला धर्म है उन्होंने कहा, और हिंदुत्व सब धर्मों में बेहतर है। वसीम रिजवी ने कहा सनातन धर्म में सबने सबसे ज्यादा सच्चाई है, अच्छाई है। वसीम रिजवी ने उसके बाद हिंदू धर्म अपनाया। कुछ इसी तरह तस्वीरें भी मैं आपको दिखा रहा हूं। वसीम रिजवी का नाम जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी उन्होंने कर लिया। उन्होंने कहा कि मरने के बाद मुझे दफनाया ना जाए, मेरा अंतिम संस्कार किया जाए और यति नरसिंहानंद उनकी चिता को आग दें। वसीम रिजवी ने कहा, ये आपको सुनवाते हैं जरा। अली अकबर को आपने सुन लिया, अब जरा वसीम रिजवी को सुनिए। कुछ दिन पहले ही रिजवी नारायण बने, सुनिए। मुझको इस्लाम से निकाल दिया गया, खारिज कर दिया गया, तो उनके हिसाब से अब हम किसी धर्म में तो है नहीं, क्योंकि हमको इस्लाम से निकाल दिया गया। मेरी जो कब्र थी वो भी तोड़ दी गई, ये भी ऐलान कर दिया गया कब्र हम देंगे नहीं। हमने सनातन धर्म को आज एक्सेप्ट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि दुनिया में सनातन धर्म से अच्छा कोई दूसरा मजहब नहीं है। इस्लाम को इतना पढ़ने के बाद मुझे ये लगा वो धर्म नहीं है इस्लाम। आइए, वैसे वसीम रिजवी का पहले विवादों से भी नाता रहा है, जरा आपको बताते हैं वसीम रिजवी के बारे में। वसीम रिजवी ने जो फैसला किया वो तो मैंने आपको बता दिया। लखनऊ में वसीम रिजवी का जन्म हुआ। 12वीं की पढ़ाई के बाद वो सऊदी अरब चले गए और लखनऊ नगर निगम का चुनाव लड़ा। वापस आने के बाद समाजवादी पार्टी के टिकट पर वो जीते भी और 2008 में शिया वक्फ बोर्ड के सदस्य बन गए। वक्फ की संपत्ति में हेरफेर के भी आरोप उनके ऊपर लगे, लेकिन इस दौरान कुछ विवादित बयान उन्होंने दिए और कोर्ट तक पहुंच गए। कुरान की 26 आयतों को हटाने की मांग की, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। मदरसों पर भी सवाल उठाए थे वसीम रिजवी ने। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे कि देश को आखिर अब अगले सीडीएस की जरूरत है, तो कौन होगा अगला सीडीएस? इस रेस में कौन कौन है ये आपको बताएंगे। क्या इसमें आर्मी चीफ है? आइए आपको जल्दी से बताने जा रहे हैं आखिर अगला सीडीएस कौन होगा, कौन कौन से नाम इस लिस्ट में चल रहे हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं इस रेस में कौन है और उनका पूरा तारुफ। सबसे पहला नाम है आर्मी चीफ का, जनरल एम नरवणे, जो कि थल सेना प्रमुख हैं, मनोज मुकुंद नरवणे। इसके अलावा रेस में जनरल नरवणे सबसे आगे चल रहे हैं। पहला नाम जनरल नरवणे का है। अप्रैल में रिटायर हो रहे हैं, 2022 अप्रैल में रिटायर हो रहे हैं जनरल नरवणे। दूसरा नाम है एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी का, जो वायुसेना प्रमुख हैं। 39 साल का लंबा करियर है इनका और
पूर्वी लद्दाख में कई ऑपरेशंस में शामिल रहे हैं। एडमिरल, अगला तीसरा नाम जो मैं आपको बता रहा हूं, एडमिरल आर हरि कुमार, जो नौसेना प्रमुख हैं, ये भी सीडीएस की रेस में चल रहे हैं। नौसेना की पश्चिमी कमान के कमांडिंग इन चीफ रह चुके हैं और 38 साल से नौसेना में सेवा दे रहे हैं। अगला नाम जो रेस में है सीडीएस के, एयर मार्शल बीआर कृष्णा, जो कि डिप्टी सीडीएस है इस वक्त, यानी सीडीएस जनरल बिपिन रावत की जगह इस वक्त जो कार्यभार देख रहे हैं वो है डिप्टी सीडीएस। 38 साल से ज्यादा लंबा इनका करियर है। 1983 में फाइटर पायलट के रूप में इन्हें कमीशन मिला। और आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर सीडीएस की जरूरत क्यों है, इसके अलावा सीडीएस की नियुक्ति कैसे होती है और कौन सीडीएस बन सकता है। यह अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिर इसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। आपको बताऊं कि करगिल युद्ध के बाद इसकी मांग तेज हुई कि देश में एक सीडीएस होना चाहिए। लंबे समय से पहले इसकी मांग हो रही थी कि एक ऐसे पद की जरूरत है जो तीनों सेनाओं को साथ लेकर चले। सीधे सरकार को सेना के बारे में सलाह देना सीडीएस का काम है। सेना की तरफ से रक्षा मंत्री से बात करना भी इसमें शामिल है। तीनों सेनाओं के बीच कड़ी का काम करते हैं सीडीएस। इसमें योग्यता में शामिल यह है कि 65 साल की उम्र तक अपने पद पर रह सकते हैं। एक बात, सीडीएस बनने के लिए 4 स्टार जनरल होना जरूरी है और 4 स्टार बनने योग्य अधिकारी पर भी विचार हो सकता है। योग्यता के साथ वरिष्ठता पर भी निर्णय होता है। तो ये 3 चेहरे हैं जो इस रेस में आगे चल रहे हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर, सियासत की तरफ रुख करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बलरामपुर में थे तो फीते पर फाइट शुरू हो गई। फीते का सियासी फंदा आपको बताने जा रहे हैं। हुआ क्या, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब बलरामपुर पहुंचे। पूर्वांचल में आता है बलरामपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले कुछ दिनों में पूर्वांचल के लगातार दौरे बढ़ गए। जरा मैं वो मैप दिखाऊं, प्रधानमंत्री पिछले कुछ दिनों में देखिए जरा कहां कहां पूर्वांचल में गए। ये देखिए, 20 अक्टूबर को प्रधानमंत्री कुशीनगर में थे। इसके अलावा जल्दी से मूव करेंगे, अगला जिला 25 अक्टूबर को सिद्धार्थनगर में थे। इसके बाद 16 नवंबर को सुल्तानपुर में थे प्रधानमंत्री, 7 नवंबर को गोरखपुर में थे पीएम और 11 दिसंबर यानी कि आज बलरामपुर में थे। तो ये पिछले चंद दिनों में प्रधानमंत्री के 5 दौरे में आपको दिखा रहा हूं और सोमवार को प्रधानमंत्री वाराणसी जा रहे हैं। तो देखिए जरा, आइए अब आपको दिखाने जा रहा हूं प्रधानमंत्री बलरामपुर पहुंचे और वहां से कैसे सियासत गर्म हो गई। बलरामपुर में पहुंचकर ये फुल स्क्रीन जरा तस्वीरें मैं दिखाऊं। बलरामपुर में पहुंचकर प्रधानमंत्री ने सरयू नहर परियोजना का उद्घाटन किया। देखिए, रिमोट से बटन दबाया और कैसे इस परियोजना का उद्घाटन किया। लेकिन यह परियोजना सियासत में बहुत से लोगों को परेशान कर गई। लेकिन उससे पहले आपको बताने जा रहा हूं मैं कि आखिर हुआ, इस परियोजना के बारे में बताऊंगा। उसके बाद बताऊंगा आपको फीते को लेकर लड़ाई क्या हुई। और लड़ाई पहले दिन से नहीं हुई, लड़ाई बहुत दिन से चल रही है, बहुत दिन से लड़ाई चल रही है। यह मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। यह देखिए जरा, हकीकत यह है कि यह फाइट बहुत पुरानी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया यह मैं आपको दिखाने रहा हूं। 5 नदियों को नहरों से जोड़ने वाली यह परियोजना है। इनमें सरयू, घाघरा, राप्ती और बाणगंगा, रोहिणी शामिल है। परियोजना पर करीब 10,000 करोड़ रुपए खर्च हुआ है। 4 साल में सरकार ने 4,600 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। 9 जिलों के 29 लाख किसानों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। कितने? 29 लाख किसानों को फायदा मिलेगा। इसमें बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर और गोंडा जिले आएंगे। बस्ती, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर इसमें शामिल है और संत कबीर नगर, गोरखपुर जिले शामिल है। अब देखिए जरा, 14 लाख हेक्टेयर खेतों की सिंचाई हो सकेगी। इसके अलावा किसानों की आमदनी बढ़ेगी, किसान खुशहाल होंगे। इससे सीधे तरक्की का रास्ता जुड़ा है। मोदी ने 2016 में राष्ट्रीय परियोजना में इसे शामिल किया था। लेकिन प्रधानमंत्री ने इधर फीता काटा, उधर इस पर फीते पर लड़ाई और फाइट शुरू हो गई। सुनिए जरा पीएम को और उस पर अखिलेश यादव ने क्या कहा, ये सुनिए। जब मैं आज दिल्ली से चला तो सुबह से मैं इंतजार कर रहा था कि कब कोई आएगा, कहेगा कि मोदी जी इस योजना का फीता तो हमने काटा था।
ये योजना तो हमने शुरू की थी। कुछ लोग हैं जिनकी आदत है ऐसा कहने की। हो सकता है बचपन में इस योजना का फीता भी उन्होंने ही काटा हो। कुछ लोगों की प्राथमिकता फीता काटना है। ये अच्छा है कि लखनऊ से फीता, दिल्ली से कैंची। सरयू परियोजना, मुझे खुशी है इस बात की कि जो अभी तक विकास के कार्यों का उद्घाटन हुआ है उसमें बड़े पैमाने पर समाजवादी सरकार का योगदान है। समाजवादी सरकार में वो कार्य आगे बढ़ाए गए। और आइए अब आपको बताने जा रहा हूं मैं कि देखिए जरा कैसे ये जो प्रोजेक्ट था इंदिरा गांधी ने इसकी शुरुआत की थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको पूरा किया। देखिए जरा, यह सियासत की हकीकत पर एक तमाचा है। देखिए जरा, इंदिरा गांधी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2021 में इसका लोकार्पण किया है, लेकिन 1978 में 1978 में इस परियोजना की शुरुआत हुई थी। अब आप अंदाजा लगाइए, इंदिरा गांधी के कार्यकाल में इस परियोजना को शुरू किया गया था, तब बहराइच जिले से इसकी शुरुआत हुई थी उस दौरान। और 1978 में इसका बजट महज 79 करोड़ था, 79 करोड़। 1978 में 2016 में इसे राष्ट्रीय परियोजना में शामिल किया गया और उसके बाद यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद यह राष्ट्रीय परियोजना में शामिल हुई। शुरुआत कब हुई थी? जब इंदिरा गांधी थी। 2021 में पूरा कर 43 साल का इंतजार खत्म हुआ है। सोचिए, 43 साल तक बलरामपुर पूर्वांचल इंतजार कर रहा था। यही सियासत है जिसने पूर्वांचल को पिछड़ा कर रखा है, पूर्वांचल को पीछे ढकेल रखा है। आइए अब आपको तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं, जरा देखिए। पिछले कुछ दिनों में प्रधानमंत्री जहां जहां गए वहां सियासत हुई। पहली तस्वीर देखिए जरा, प्रधानमंत्री कुशीनगर पहुंचे थे, पूर्वांचल का जिला है, एयरपोर्ट का उद्घाटन किया, इस पर भी सियासत शुरू हो गई। दूसरी तस्वीर में आपको दिखाता हूं। दूसरी तस्वीर देखिए जरा कि प्रधानमंत्री फिर पूर्वांचल में थे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने गए थे। वो तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए जरा, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया, तो इस पर भी सियासत हुई। तीसरी तस्वीर मैं दिखाने जा रहा हूं आपको। तीसरी तस्वीर गोरखपुर की है, एम्स का उद्घाटन किया, तो इस पर भी सियासत हुई। लेकिन आइए आपको बताते हैं कि ये फीते पर जो फाइट है ये खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। ये पुराने लंबे वक्त से चली आ रही है, फीते पर यह फाइट। देखिए जरा होता क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बलरामपुर में थे आज। बलरामपुर में प्रधानमंत्री ने कहा कुछ लोगों का काम है केवल फीता काटना था। उस पर अखिलेश यादव ने कहा सरयू नहर का 3/4 काम तो हमने पहले ही कर दिया था। प्रधानमंत्री ने कहा हम झूठे दावे नहीं करते, परियोजनाओं को पूरा करते हैं। अखिलेश यादव ने कहा 1/4 काम पूरा करने में बीजेपी को 5 साल लग गए, बल्कि सोचिए हकीकत 43 साल लगे। 1978 में इंदिरा गांधी ने सोचा था। कुशीनगर जब गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बुद्ध की नगरी कुशीनगर, यहां प्रधानमंत्री ने एयरपोर्ट का उद्घाटन किया, कुशीनगर एयरपोर्ट का लोकार्पण किया। तब अखिलेश यादव ने कहा लोकार्पण नहीं, एयरपोर्ट बेचने आए थे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री उसके बाद गए सुल्तानपुर, तो क्या हुआ? सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया। आपको याद होगा जिस पे फाइटर जेट चल रहे थे, जिस एक्सप्रेसवे पर, वो था पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। उस पर अखिलेश यादव का कहना था काम हमने किया, अब श्रेय बीजेपी ले रही है। इतना ही नहीं, एक और जिला देखिए, गोरखपुर, जहां से योगी आदित्यनाथ आते हैं, सांसद रहे, गोरक्षनाथ के महंत हैं योगी आदित्यनाथ। जब प्रधानमंत्री वहां गए, गोरखपुर में एम्स बीजेपी सरकार की देन। प्रधानमंत्री ने न सिर्फ एम्स का उद्घाटन किया बल्कि आईसीएमआर मेडिकल रिसर्च का उद्घाटन किया। वहां जब प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया तो अखिलेश यादव ने कहा जमीन हमने दी थी, अब फीता बीजेपी काट रही है। तो सिर्फ इतना ही नहीं, तो ये वो जिले हैं जहां जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए। उसके बाद देखिए किस तरह से सियासत तेज हुई, किस तरह से फाइट शुरू हो गई। तो फीते की फाइट दरअसल पुरानी है। उत्तर प्रदेश चुनाव में ये फाइट जो है अभी और बढ़ेगी। आइए अब आपको दिखाने जा रहा हूं मैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पता था ये होगा, इसीलिए उन्होंने ट्वीट किया। वो ट्वीट देखिए सर, प्रधानमंत्री ने क्या लिखा। और ऐसी सियासत करने वालों के लिए पीएम ने लिखा
आपको जानकर हैरानी होगी, पीएम का ट्वीट ध्यान से पढ़िएगा, आपको जानकर हैरानी होगी कि सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना पर 1978 में 1978 में काम शुरू हुआ था, लेकिन दशकों तक, सोचिए 4 दशक लग गए और उससे ज्यादा दशकों तक यह परियोजना पूरी नहीं हुई। खर्च इसका बढ़ गया, लोगों की परेशानी भी बढ़ गई। जो परियोजना 4 दशक से अधूरी थी उसे 4 साल में पूरा किया गया है। यह इस परियोजना की हकीकत है और उत्तर प्रदेश में ऐसी बहुत सी परियोजनाएं हैं जिसकी हकीकत आपको पता है। आइए एक और तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। तो प्रधानमंत्री ये सिर्फ 5 जिले नहीं गए, प्रधानमंत्री सोमवार को जा रहे हैं अपने संसदीय क्षेत्र जहां से चुनकर आते हैं, वाराणसी। प्रधानमंत्री सोमवार को वाराणसी में जाएंगे। फुल स्क्रीन अगर ये तस्वीरें दिखाऊं, लेकिन देखिए लाखों लड्डू तैयार हो रहे हैं। ये काशी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, वाराणसी की तस्वीर आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे उससे पहले किस तरह से लाखों लड्डू बनाए जा रहे हैं, क्योंकि खुशी का मौका है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे सोमवार को, और क्योंकि यह इकलौता कॉरिडोर होगा जो सीधे गंगा तट से काशी विश्वनाथ को जोड़ेगा। और उसके बाद प्रधानमंत्री वहां बीजेपी के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ भी बैठक करेंगे। तो बड़ा कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री का फोकस पूर्वांचल पर है। यह प्रधानमंत्री का 6ठा जिला होगा पिछले कुछ वक्त में पूर्वांचल दौरे का। यह बता रहा है कि बीजेपी की नजर पूर्वांचल पर है और पूर्वांचल जीत का रास्ता लखनऊ की विधानसभा तक लेकर जाएगा। फिलहाल ये भारत की बात है में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।